क्या हालचाल आप लोग का फाउंडेशन का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, मजा आ गया होगा। फर्स्ट पेपर अकाउंट्स एकदम फाड़ू, जैसा मैंने क्लासेस में बोला था आप लोगों को। हर एक बैच में बोलता हूँ कि आईसीआई का स्टडी मैट ही आपके लिए सब कुछ है। इस बार भी पूरा 100% पेपर आपका आईसीआई का स्टडी मैट से था। एंड कंपैरेटिवली यदि मैं प्रीवियस अटेम्प्ट की बात करूँ तो आपका सितंबर वाला एग्जाम कंपैरेटिवली इजी था। इफ मुझसे आप पूछोगे हाउ वाज द पेपर लेवल, तो मैं बोलूंगा इट वाज इजी। आप बहुत इजीली इस पेपर के अंदर में 60 टू 70 स्कोर कर सकते थे। तो आज अपन फिर से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अकाउंट्स का पेपर। मुझे पता है बहुत लोग टेक्स्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, भैया कब सॉल्यूशन लेके आओगे। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग द एंटायर पेपर विद द कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जैसे अपन करते आए हैं। बस मुझे आप लोगों से एक कंप्लेन है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा मेरे भी हेल्प हो जाएगी। प्लस क्लास 11 से लेके सीए इंटर लेवल तक आपको अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स के इतने सारे कंटेंट मेरे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जो आपको उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। इफ आपने वो अच्छे से किया तो ट्रस्ट में वो सारे टॉपिक्स आपके थोरोली हो जाएंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्लासेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड वहां पे मैंने पूरा रॉ लेक्चर्स डाल के रखा हुआ है, तो आपके स्टडी मैट्स, आपके कंपाइलर, पास्ट पेपर्स क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग कवर हो जाएंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना, ठीक है। एज यूजुअल पहला क्वेश्चन आपका ट्रू और फॉल्स का था, बहुत ही इजी। सारे क्वेश्चन आईसीआई स्टडी मैट से आए थे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इट विल बी फॉल्स बिकॉज हम लोग नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करते, हम लोग इसको क्लोज करते हैं। सिर्फ पर्सनल एंड रियल नेचर अकाउंट आर बैलेंस्ड। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ ए सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। वाई? बिकॉज जब तक मशीन पुट टू यूज नहीं हो जाती उसके सारे एक्सपेंडिचर हम लोग मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हैं। हेंस ओवरऑल एक्सपेंसेस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। बिल्कुल करेक्ट है। वी वैल्यू इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू था। promissory note can be made payable to the bearer, एकदम गलत, false। a promissory note can never be made payable to the bearer, ये जो बनाता है उसी को ही पे करना पड़ता है। reception payment account for a not for profit organization follows the accrual concept of accounting, false, because we prepare reception payment account as per cash basis of accounting। हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया, अपने नोट्स में लिख के भी रखा है। income and expenditure account is prepared as per accrual basis of accounting। Then the last point, legal hires of a deceased partner are entitled to his capital account balance only। बिल्कुल गलत। जो पार्टनर मर गया है बेचारा, उसको सिर्फ कैपिटल बैलेंस थोड़ी देंगे। ईच एंड एवरी बैलेंसेस जैसे गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स का हिस्सा, ईच एंड एवरीथिंग उसको मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स था। तो इफ आपने इस तरीके से प्रेजेंट किया विथ रीजनिंग, तो आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है। मैं आपके साथ में बार बार ये स्क्रीन शेयर करता रहूंगा जहां पे मैंने खुद ने ये पेपर सॉल्व किया। इजीली ये पेपर 2.5 आवर में मेरे से सॉल्व हो गया था। तो आई बिलीव आप लोगों से भी हो चुका होगा। एंड विद प्रेजेंटेशन आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना चाहिए। एंड मेन थिंग, आंसर नंबर वगैरह कहाँ कोट करना चाहिए, वो एवरीथिंग। एंड इफ आपका स्लाइट मिस्टेक है तो डोंट वरी, आईसीआई बहुत सारा स्टेप मार्किंग देता है। कुछ कुछ जगह आईसीआई का इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम था इस पेपर में, तो अपन देखेंगे कैसे आईसीआई इसको मार्क्स देने वाला है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सजेस्टिव है वैसा सॉल्यूशन मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 1 है। 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स आया था, बहुत ही इजी थे। इजीली फटाफट आपसे एग्जाम में हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट वाज प्योरली अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्लास 11 में ही पढ़ लेते हैं हम तो। ये डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, 4 पॉइंट लिखना था, क्योंकि पहले बुक कीपिंग होता है, बाद में अकाउंटिंग होता है। बुक कीपिंग जूनियर लेवल काम है, अकाउंटिंग थोड़ा सीनियर लेवल है। बुक कीपिंग रिक्वायर्स लोअर लेवल ऑफ नॉलेज, अकाउंटिंग रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज। बुक कीपिंग में अपन क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वहां पे एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन का काम भी होता है। तो बहुत ही इजी, एकदम बेसिक, इसके लिए कोई हार्डकोर थ्योरी पढ़ने का जाने का जरूरत नहीं था। इजीली आपने यदि 4 से 5 पॉइंट कोट किए हैं, 4 से 5 डिफरेंसेस कोट किए, तो इजीली आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलने वाला है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में आपको डिस्टिंग्विश लिखना था। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं था, ये भी बहुत आराम से आपसे हो गया। यानी 12 और 4 16 मार्क्स तो बहुत ही इजीली विद इन अ स्पैन ऑफ आपका 15 मिनट्स एग्जाम हॉल में हो गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है, बहुत ही इजी सा 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया था। यहाँ पे आपको बोला है सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। तो पहला ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ द वैल्यू 500 रिटर्न बाय मिस्टर ए वेर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। मिस्टर ए ने रिटर्न किया तो बेसिकली ये सेल्स रिटर्न हुआ, तो मेरा एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए, बट गलती से आपने उसको सेल्स बुक में लिख दिया, वेयर एज ए के अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट किया, यानी एक में कोई गलती नहीं हुआ। तो मिस्टेक क्या हुआ, मैंने सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं किया, सेल्स अकाउंट गलत क्रेडिट कर दिया, तो माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप क्लियर है। देन नेक्स्ट, रुपीज 250 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर आर। सेल्स रिटर्न का एंट्री है तो हम एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, तो कस्टमर के क्रेडिट में लिखना चाहिए था, बट हमने क्या किया, गलती से कस्टमर के डेबिट में लिख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार कस्टमर को क्रेडिट करना पड़ेगा डबल अमाउंट से, एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, दैट्स योर फर्स्ट एंट्री एंड दैट्स योर सेकंड एंट्री। एंड नरेशन आपको लिखना है, फॉर्मेटिंग वगैरह आई होप आपने अच्छे से यूज किया होगा एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट, a sale of 700 made to Mr. Q was correctly entered in the sales book but wrongly posted to the debit of Mr. S. आपने एक सेल्स किया तो मिस्टर क्यू के डेबिट में जाना चाहिए था, बट मिस्टर क्यू के डेबिट में नहीं लिख के आपने मिस्टर एस को डेबिट कर दिया, दैट टू विद द रॉन्ग अमाउंट। अब क्या होगा, मिस्टर क्यू को हमें डेबिट करना पड़ेगा, सस्पेंस क्रेडिट करेंगे डिफरेंस अमाउंट के साथ, और मिस्टर एस को भी क्रेडिट करेंगे। तो माई रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी मिस्टर क्यू डेबिट टू मिस्टर एस टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप क्लियर है। The last transaction, the total of discount allowed column in the cash book was not posted. आपने डिस्काउंट अलाउड में पोस्टिंग ही नहीं किया, इसका मतलब मेरे बिजनेस में डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बहुत ही इजी सा रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन था, तो आराम से यहाँ पे भी आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएगा इफ आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ किया है तो। एंड डोंट वरी इफ कोई एक आधा ट्रांजेक्शन गलत भी हो गया है, तभी भी आपको स्टेप मार्किंग मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दैट वाज योर कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1, 20 मार्क्स, बहुत ही इजी था। जैसे मैं हर बैचेस में बोलता हूं कि आपको आईसीआई के स्टडी मैट को प्रायोरिटी देना है। वंस यू आर डन विद द स्टडी मैट देन आप पास्ट पेपर क्वेश्चंस, आरटीपीज एंड एमटीपीज करो, इतना कर लोगे तो बहुत है, मोर देन एनफ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आ गया था। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, बीआरएस, ओ माय गॉड फेवरेट चैप्टर आप लोग का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एकदम इजी सा चैप्टर, इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया। क्या बोला है, द कैश बुक ऑफ हरीश शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 136,800, यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोले तो पॉजिटिव बैलेंस। क्वेश्चन में हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब पासबुक का बैलेंस निकालना है। दैट मींस वी विल मेक चेंजेस इन द कैश बुक, नॉट इन द पासबुक। वॉट एवर एंट्री इज देयर इन द पासबुक एज इट इज हम कैश बुक में करेंगे, एंड जो एंट्री हमने कैश बुक में नहीं या गलत कर रखी है उसको रिवर्स कर देंगे, राइट। तो पहला ट्रांजेक्शन, डिविडेंड ऑफ रुपीज 18,000 वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ विच हरी हैड नो इन्फॉर्मेशन, यानी हमारा पासबुक प्लस हो चुका है, कैश बुक प्लस नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेगा, बीआरएस में कैश बुक को प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट, चेक वाज इशूड टू सुरेश ऑफ रुपीज 14,718 on 18th of December which was recorded in the cash book as 14,870। देखो हमने चेक दिया तो पेमेंट किया तो मेरा बैंक कम हुआ होगा पासबुक, बट पासबुक तो 14,780 से ही कम हुआ है, बट हमने क्या कर रखा है, 14,780 नहीं रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड किया है 14,870, यानी कैश बुक ज्यादा माइनस है 90 रुपीज से, तो अभी अपन क्या करेंगे, 90 रुपीज से प्लस कर लेंगे। Check totaling of rupees 55,000 were deposited into bank on 30th December which was not cleared until 31st December, यानी हमने चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक प्लस कर लिया होगा, बट पासबुक में अभी तक हुआ नहीं, तो अपन क्या करेंगे, बीआरएस में इसको माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा ये 55,000। क्लियर है। देन मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ रुपीज 14,160 was paid as per the standing instruction of Hari which was not recorded in cash book, मतलब पासबुक से पैसा जा चुका है और कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी अपन क्या करेंगे, कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लेंगे, माइनस हो जाएगा 14,160। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स अमाउंटिंग टू 1,60,000 were sold to Ajay in November. He deposited check on 15 December after deducting 4% cash discount. This entry was missed while preparing cash book. मतलब उस बंदे ने हमें पेमेंट कर दिया तो पासबुक प्लस हो चुका होगा, कितना पेमेंट किया, 1,60,000 माइनस 4% का डिस्काउंट, यानी 153,600 मेरे कैश पासबुक में आ चुका है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम लोग क्या करेगा, कैश बुक में प्लस कर देगा, while preparing BRS 153,600 प्लस हो जाएगा। देन
बैंक चार्जेस फॉर इश्यू ऑफ चेकबुक was skipped while preparing कैश बुक। बैंक चार्जेस मतलब पासबुक माइनस हो चुका है, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया हुआ, तो हम लोग कैश बुक में माइनस कर लेंगे। हरी received a UPI of 1000 on 29 December for sale of scrap which was not entered in cash book। हमें पैसा मिला तो पासबुक प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में नहीं किया हुआ, तो अभी अपन क्या करेगा, बीआरएस में इसको प्लस कर देंगे। Check amounting to 1,80,000 were issued during the month, but checks of 1,44,000 were only presented during the month। मतलब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब कैश बुक ज्यादा माइनस है, पासबुक में नहीं, तो हम लोग कैश बुक में डिफरेंस अमाउंट को प्लस कर देंगे। डिफरेंस अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,80,000 माइनस 144, यानी 36,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे। आई होप क्लियर है। इससे आपका बीआरएस का आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आपका फाइनल क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा 276,180, 276,180, एंड इस तरीके से बस आपको प्रेजेंट कर देना था। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट या लैंग्वेज नहीं थी। आराम से आप प्लस और माइनस सिस्टम से भी कर सकते हैं। कुछ लोग पहले प्लस का सारे आइटम्स लिखते हैं, फिर माइनस के सारे आइटम लिखते हैं, देन नेट रिजल्ट, आप वैसे भी कर सकते हो। दोनों वे में एक्सेप्टेबल है। आईसीआई में आपको पूरा कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं रहा होगा। हाँ, इफ आपका कोई ट्रांजेक्शन गलत हो गया तो आई बिलीव आपको आईसीआई स्टेप मार्किंग जरूर प्रोवाइड करेगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था आई बिलीव, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम ड्रॉअर का बुक करते हैं, यहाँ पे ड्रॉई का बुक्स उल्टा बुक्स मांग लिया था। सेम स्टडी मेट में भी आपका ऐसा एक क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, हरी ड्रॉज अ बिल ऑन सेजल फॉर 60,000 ऑन 1st of January 23 फॉर 3 months। यहाँ पे हमें किसका बुक्स बनाना है, सेजल का बुक्स बनाना है। तो सेजल, हरी ने बिल लिखा है तो सेजल के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा, राइट। ये एकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट है। 60,000 का बिल लिखा तो सेजल एंट्री क्या करेगी, सबसे पहले हरी डेबिट टू बिल्स पेबल 60,000 का। फिर उसके बाद हरी ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद में सेजल को कितना पैसा भेज दिया, 1/4। तो बिल था 60,000 और उसके हरी के पास 56,000 आया, मतलब 4,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस हरी के पॉकेट से लगे। अब उसमें से 1/4 यदि वो सेजल को रेमिट कर रहा है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस का 1/4 भी सेजल को बियर करना पड़ेगा। तो सेजल अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1/4 ऑफ द टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस। 4,000 टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे थे, उसका 1/4 1,000 रुपीज सेजल अपने बुक्स में एक्सपेंस बियर करेगी, राइट। यानी हरी को देना तो था 15,000, बट हरी कितना पे करेगा सेजल को, 14,000, एंड 1,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस के डिडक्ट कर लेगा। दिस इज द फर्स्ट 2 एंट्रीज आपको करना था। फिर ऑन द ड्यू डेट हरी क्या करता है, अपना पैसा नहीं रेमिट कर पाता है। हरी रेमिट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेजल बैंक को पेमेंट नहीं कर रही है। दिस इज नॉट अ केस ऑफ डिसऑनर। तो सेजल क्या करेगी, सेजल के बुक्स में एक बिल्स पेबल का लायबिलिटी था, सेजल तो अपना पूरा का पूरा पेमेंट बैंक को कर देगा। तो सेजल विल मेक दिस एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देन अगेन सेजल एक नया बिल लिखती है और हरी उसको एक्सेप्ट करता है, तो सेजल के बुक्स में हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल टू हरी 80,000 से। एंड यहाँ पे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी में पहला डेट लिखा था, बिल लिखा था, उसका 3 मंथ्स, 3 मंथ्स मतलब अप्रैल, बट आपको ग्रेस डेज भी ऐड करने थे। इफ आपने नहीं किया तो हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। क्लियर है। देन अब सेजल ने एक बिल लिखा, हरी ने एक्सेप्ट किया। अब सेजल क्या करेगी, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाएगी। तो सेजल ने बैंक से डिस्काउंट करवाया, पैसा इतना मिला उसको, डिस्काउंटिंग चार्जेस इतने लग गए और वो बिल बैंक के पास चला गया। अब सेजल क्या कर रही है, पुराना बैलेंस कट करके हरी को पैसा रेमिट कर रही है। अब पुराना बैलेंस था कितना, 74,600 का 3/4 सेजल को देना है। 74,600 का 3/4 सेजल क्या कर रही है, हरी को दे रही है। लेकिन हरी से पुराना फिर 45,000 हमें मिलना भी था, बिकॉज हमने हरी के लिए एक लाइबिलिटी बुक किया था 16,000, उसमें से 15,000 इमीडिएटली मिल गया था, बट बाकी रिमेनिंग 45,000 तो मिलना था। बट ऑन ड्यू डेट हरी ने तो हमें वो पैसा दिया नहीं। अब सेजल क्या करेगी, जब पैसा रेमिट करने का टाइम आएगा तो सेजल पुराना वाला पैसा डिडक्ट कर लेगी। इज इट क्लियर। तो वो 45,000 डिडक्ट करके वो हरी को भेज रही होगी पैसा, एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस जितना लगा है उसका 3/4 हैरी बियर करेगा। तो सेजल के बुक्स में डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस भी रिवर्स हो जाएंगे आपके। देन ऑन द ड्यू डेट क्या हुआ, लाइबिलिटी किसके बुक्स में है, बिल्स पेबल का, हरी के बुक्स में। हरी इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब डिसऑनर हो गया। जब हरी डिसऑनर हो गया तो ये लाइबिलिटी पे ऑफ करने का किसका नंबर आ जाएगा, सेजल को पे करने का पड़ेगा।
तो सेजल क्या एंट्री करेगी, सेजल बैंक को पे करेगी और हरी को अपने बुक्स में फिर से डेटर बना लेगी। तो हरी डेबिट टू बैंक, एंड फिर जितना भी फाइनल बैलेंस है हरी से मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40% मिल रहा है एंड 60% बैड डेट्स हो जाएगा सेजल के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू हरी। दैट वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपका आईसीआई स्टडी मैट से था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और मैंने क्लासेस में बोला भी था इस बार पूरा का पूरा चांसेस है कि इस टाइप का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछली बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पूछा गया, तो इसलिए आया, बहुत ही इजी सा था, आराम से आप लोगों से हो गया होगा। एंड आई बिलीव यहाँ पे पूरा फुल मार्किंग मिलने वाला है आप लोग को। एंड देन लेजर अकाउंट बनाना था, बहुत ही जो जर्नल में था उसी का पोस्टिंग आप लोगों ने लेजर में कर दिया होगा। एंड देयर विल बी नो बैलेंस ऑफ हरी इन द बुक्स ऑफ सेजल। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने बोला है। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एम्बिग्विटी आ गया। क्या एम्बिग्विटी आ गया कि इस क्वेश्चन के अंदर में, सिंस इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, बट स्टिल क्वेश्चन में फैक्ट्री रेंट लिख दिया इन्होंने, फैक्ट्री रेंट लिख दिया। अब ये फैक्ट्री रेंट तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बिकॉज ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो मैंने जो सॉल्व किया इस फैक्ट्री रेंट को डायरेक्ट एक्सपेंस पकड़ के ही ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया। हो सकता है आईसीआई यदि उल्टा करेगी तो यहाँ पे 100% वो स्टेप मार्किंग देने वाले हैं, बट 99% उन लोग भी इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही ट्रीट करेंगे। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, कुछ एडजस्टमेंट भी ज्यादा नहीं था। क्लोजिंग स्टॉक था, दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक बैलेंस शीट में जाएगा। फिर बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था 3 लाख का, आपने गलती से परचेज में दिखा रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, परचेज से माइनस कर देंगे, परचेज मेरा कम हो जाएगा और फिर प्लांट एंड मशीनरी प्लस हो जाएगा। फिर बोल रहा है फैक्ट्री रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, 3000 रुपीज 3 मंथ्स का फैक्ट्री रेंट अभी तक हमने नहीं पे किया, तो हमें पे करना है। 3000 रुपीज हमने अभी तक पे नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग है, ये ऐड हो जाएगा मेरा फैक्ट्री रेंट के अंदर में। फिर डेप्रिसिएशन करना था, फर्नीचर पे 5%, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% एंड मोटर वैन पे 10%, राइट। और उसके बाद नॉर्मल जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एंट्रीज होता है उसके रिलेटेड था। तो क्या था, फर्दर बैड डेट्स था, बैड डेट्स बढ़ जाएगा मेरा। फिर उसमें अपन क्या करते हैं, न्यू प्रोविजन ऐड करते हैं, ओल्ड प्रोविजन माइनस करते हैं, राइट। एंड देन और एक नया आ गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस पे बनता है, डेटर्स माइनस बैड फर्दर बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। फिर जो वैल्यू बचता है उस वैल्यू के ऊपर अपन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाते हैं। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आराम से, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज भी नहीं पूछा, बहुत इजीली आप लोगों से हो गया होगा ये वाला, राइट। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा 14,56,000। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा एम्बिग्विटी हो सकता है, बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा। क्वेश्चन में पॉइंट दिया था फैक्ट्री रेंट 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है 3000, इसका मतलब पर मंथ फैक्ट्री रेंट कितना हुआ, 1000 रुपीज करके हुआ, और आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर 8000 दिया हुआ है, तो 8000 प्लस 3000 ये तो 11 मंथ्स का ही होता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं, क्या पता 11 मंथ्स ही हुआ है फैक्ट्री को लिए हुए। तो आप अपन कुछ समझ नहीं पा रहे, हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक हो गया होगा यहाँ पे, बट अपन इसको ऐसे ही करे होंगे एग्जाम के अंदर में। तो बहुत इजी सा था, नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज में से प्लांट एंड मशीनरी जो गलत से काउंट कर रखा था वो माइनस हो जाएगा, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा तो नेट परचेज आ जाएगा। फिर वेजेस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, वो इधर आ जाएगा, फैक्ट्री रेंट आ जाएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 14,56,000। पर इस ग्रॉस प्रॉफिट पे अपन डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड कर देंगे एंड सारे एक्सपेंसेस को पुट डाउन कर देंगे। जो मेन था वो था आपका एक तो ये बैड डेट्स का प्रेजेंटेशन एंड सेकेंडली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इसमें आई होप आप लोगों ने मिस्टेक नहीं किया, इफ किया है तो आपका स्टेप मार्किंग कट जाएगा क्योंकि इसका मेन मार्किंग था यहाँ पे। देन नॉर्मल डेप्रिसिएशन करना था, तो अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा 10,16,300 एंड फिर आपका इजीली बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट, जो फैक्ट्री रेंट आउटस्टैंडिंग था वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्रेडिटर एज इट इज रहेगा, बिल्स पेबल आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी में जो परचेज में गलत था वो ऐड हो जाएगा एंड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे हम। ऑफिस फर्नीचर से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, मोटर वैन से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, सन्ड्री डेटर्स जो थे उसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस करके दिखाएंगे, न्यू प्रोविजन माइनस होगा एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी माइनस हो जाएगा। एंड देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें एज इट इज आ जाएगी। तो आपका बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 19,25,300। दैट वाज द क्वेश्चन, जो बहुत ही सा, पिछली बार फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं आया था, तो मैंने क्लास में पहले ही बोला था कि इस बार फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन तो आएगा, बट इतना इजी आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। उसके साथ में और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया,
एडमिशन से रिलेटेड इतना इजी क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते एग्जाम में। इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। क्या बोला, क्रिश एंड बाला आर टू पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, राइट। एंड नीचे बोल दिया ऑन एडमिशन शोभा, ऑन एडमिशन ऑफ शोभा फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट इट वाज डिसाइडेड दैट, फिर सर्टेन पॉइंट है। अब नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है तो हमें बैलेंस शीट में मार्क डाउन कर लेना चाहिए कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या क्या बटेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। एंड जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएगा। इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ बोलेगा तो उसको अपन रीवैल्यूएशन में पूरा का पूरा डाल देंगे और जितना क्लेम बोलेगा उतना क्लेम हम रीवैल्यूएशन के डेबिट में कर देते हैं। ठीक है, तो इजी सा पॉइंट था। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या बनाया होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ाना था तो हमने बढ़ा दिया। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी थी तो इससे गेन। स्टॉक की वैल्यू बढ़ाना था, बढ़ा दिया। फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था 8000 का, तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट ऑफ द रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर लिया और क्लेम को 8000 बोल के एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं उन्होंने क्या किया होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो डिफरेंस 2000 है डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में दिखाया होगा, उसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाया। मेरे अकॉर्डिंग तो वो भी आईसीआई को करेक्ट देना चाहिए। तो आपका प्रॉफिट आया होगा रिवैल्यूएशन का 9000 एंड उसको आपने एज पर द ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर इजी था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। ओपनिंग बैलेंस आएगा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ हो जाएगा। देन नया वाला पार्टनर कैपिटल का 25,000 लेके आ रहा है एंड अपना गुडविल का हिस्सा भी लेके आ रहा था। गुडविल का हिस्सा क्या होगा, गेनर टू सैक्रिफाइजर। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रिएशन वाला है और न्यू रेशियो कुछ बता नहीं रखा, दैट मीन्स ओल्ड रेशियो इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमने उस रेशियो के अकॉर्डिंग क्रिश और बाला में प्रीमियम फॉर गुडविल बांट देंगे तो वी विल हैव द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड देन उसके बाद इजीली ये बैलेंस शीट बन जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत टाइम लिमिट में, कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं था, आराम से आपसे ये क्वेश्चन, बिकॉज जिनका ऑलरेडी अकाउंट्स है, क्लास 11-12 कॉमर्स के स्टूडेंट है, साइंस स्ट्रीम के बच्चों को भी ये इजी लगा होगा, बट जिसका पहले से ही कॉमर्स लिया हुआ था उनको तो बहुत ही इजी लगा हो, बिकॉज आप क्लास 12 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, इससे ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन अपन क्लास में करते हैं। तो ये तो पूरा पानी का क्वेश्चन था, इजीली यहाँ पे आपके फ्री के मार्क्स से जो आपने ग्रैब कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एडमिशन का डाल दिया, एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का। इतना अच्छा है इस बार आईसीआई, उन्होंने डिसोल्यूशन वगैरह कुछ डाला ही नहीं, नथिंग न्यू। जो भी घिसी पिटी कहानी थी वो सब इजी इजी वे में डाल दिया। रिटायरमेंट का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या बोला था, XYZ 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। कौन छोड़ के जा रहा है, अपना जेड रिटायर हो रहा है। जेड जब रिटायर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सब कुछ देंगे। बिजनेस का सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हिस्सा मिलेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, कैपिटल बैलेंस, रीवैल्यूएशन का काम करेंगे। वही सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी थी। इसका बस लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा था, इसका लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा था। देखो क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है वो तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएगा, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बोला है इसमें जो जेड का हिस्सा होगा वो हम लोग गेनर टू सैक्रिफाइजर करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट ही क्या था, शो एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या था, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल था उसको अपन राइट ऑफ कर देंगे बिटवीन ऑल द पार्टनर एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड देन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो बिलो द बैलेंस शीट हमें बता रखा है जिसमें जेड का हिस्सा बनता है 10,000, वो अपन बांट देंगे एज पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब क्वेश्चन में नहीं बताया व्हाट इज द फ्यूचर न्यू रेशियो, देन ओल्ड रेशियो इज योर गेनिंग रेशियो। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग एक्स और वाई से लेके जेड में दे दिया उसके हिस्से का गुडविल। क्लियर है। फिर उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन बनाना था। रिवैल्यूएशन में बोला कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कम करना है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज आउटसाइड लाइबिलिटी, कम करेंगे तो प्रॉफिट हो गया। फिर वहां पे भी WCR का पॉइंट था, बोल रहा था वर्कमैन क्लेम 6000 तक का है, तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा WCR ही रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया और क्लेम को 6000 रिकॉर्ड कर लिया। डिफरेंस वैल्यू ऑटोमेटिकली पार्टनर्स के पॉकेट में चला जाएगा। हाँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने ऐसा किया होगा कि WCR और WCCP क्लेम सेट ऑफ करने के बाद जो डिफरेंस वैल्यू वो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में दिखा दिया, वो भी करेक्ट है, उसमें भी कोई गलत नहीं है। देन पेटेंट को डेप्रिशिएट करना था, मशीनरी का वैल्यू कम करना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ाना था। हमें 5000 तक का प्रोविजन बनाना है जिसमें से 4000 ऑलरेडी बना रखा है, दैट मीन्स 1000 का प्रोविजन और बनेगा।
ये सारा करने के बाद और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा पॉइंट था। वहां पे बोला कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट वैल्यू में जेड लेके जाएगा, तो पहले हमें बुक्स में उसको इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज करेंगे। एंड आप चाहते तो जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में भी डाल सकते थे, आप चाहो तो उसको रीवैल्यूएशन में डाल के भी पार्टनर्स कैपिटल में लेके जा सकते हो, दोनों वे में करेक्ट है। तो इफ आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट में डाला है तो आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कुछ और आ रहा होगा। इफ आपने इस तरीके से किया है तो अपना एग्जैक्टली प्रॉफिट मैच हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है 7600 जो अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज पर द ओल्ड रेशियो। उसके बाद में नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था एक्स वाई जेड। बस लास्ट पॉइंट अच्छा था, लास्ट पॉइंट में क्या बोला, इमीडिएटली आप 50% अमाउंट जेड को पे कर दोगे, बाकी जो बचा हुआ 50% है उसका 50% नेक्स्ट ईयर पे होगा, एंड द रिमेनिंग 50% के लिए एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज इमीडिएटली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पे, जो जेड का जितना भी हिसाब आया होगा उसका 50% तो इमीडिएटली पे कर दो, बैलेंस अमाउंट का 50% के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज जेड्स लोन अकाउंट। बस यही एक पॉइंट अच्छा था इस क्वेश्चन के अंदर में, एंड बाकी कुछ भी नया नहीं था, नॉर्मल पोस्टिंग था। इससे आपका पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस आ जाएगा, एंड बैलेंस शीट एज इट इज आपका सिंपलेस्ट था। बस बैलेंस शीट के अंदर आपको ये ध्यान रखना था कि बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उसमें से जितना हमने इमीडिएटली पे किया है जेड को वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक आई थिंक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड्स लोन आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो जो चेंजेस किया था वो सारी चीजें आ जाएगी। आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं, एंड किसी का भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पिन कर सकते हैं। एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो यार तुम लोग के लिए हम थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ा तुम लोग भी हेल्प करो। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन गेट ऑल द कंटेंट्स, बेल बटन दबा के रखो सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी अच्छा वीडियो लेके आऊं तो आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एनपीओ का क्वेश्चन है, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दे दिया था, कुछ मच कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यहाँ कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस लगा होगा इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए, बाकी ऐसा जिसमें कुछ था नहीं, सीधा सीधा पॉइंट्स बता दिया क्वेश्चन ने कि क्या बोला कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 23 यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1200 और करंट ईयर हमने नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड एडवांस पे किया, तो ये मेरा सब्सक्रिप्शन इनकम में काउंट नहीं होगा, वेयर एज ये सब्सक्रिप्शन इनकम में ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, तो जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें ये ऐड हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड है, तो अपन क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड माइनस कर देंगे, प्रीपेड इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर तो वो करंट ईयर में आएगा नहीं। व्हाई? बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस को काउंट करेंगे। देन बोला 50% ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, तो मेरा जो डोनेशन मिला है उसका 50% हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, और बाकी 50% कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। फिर एंट्रेंस फी को बोला है रेवेन्यू इनकम माने, यानी पूरी की पूरी एंट्रेंस फी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो कर देंगे। देन 8% इंटरेस्ट इज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि इससे आपको अक्रूड इंटरेस्ट निकालना था, इससे आपको अक्रूड इंटरेस्ट निकालना था। अब एक चीज देखो, आपके पास इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपका पेमेंट साइड में देखो 6000 का, 6000 का इन्वेस्टमेंट किया है। यदि 6000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया है 8% के हिसाब से फॉर 5 मंथ्स, आपका इंटरेस्ट बनता है 200 रुपीज, लेकिन रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपीज है, इसका मतलब 100 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग अक्रूड, तो अक्रूड इंटरेस्ट करके भी आपको शो करना था। एंड बिलियर्ड्स टेबल कॉस्टिंग 30,000 वेर परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यानी जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें बिलियर्ड टेबल ऑन द एसेट साइड बोल के आएगा, राइट, एंड लाइबिलिटी साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड्स टेबल। अब ड्यूरिंग द ईयर बोलता है पिछले साल आपने सिर्फ 20,000 पे किया था, दैट मींस 10,000 आउटस्टैंडिंग था, पे करना बाकी था, और करंट ईयर में हमने जो ये बिलियर्ड्स टेबल का रिसेप्शन पेमेंट में पेमेंट किया, बेसिकली इट इज द लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर जो हमने करंट ईयर में पे किया है, राइट। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा मच कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आपका सरप्लस आया होगा 12,710, ध्यान में क्या रखना था, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 100 रुपए का अक्रूड बोल के आ जाएगा। देन सब्सक्रिप्शन इनकम 10,650, डोनेशन 3,500 दिखाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 410, इंश्योरेंस प्रीमियम 380 रुपीज का।
एंड देन आपका आ जाएगा, हाँ आप लोग चाहते तो नेट रिसीव फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा का आप क्या कर सकते थे, जितना ग्रॉस रिसिप्ट हुआ उसको इनकम में दिखा दिया और जितना पेमेंट किया उसको एक्सपेंस में दिखा दिया, इस तरीके से भी शो कर सकते हो। या फिर जो नेट रिसिप्ट है, इनकम माइनस एक्सपेंस, वो वैल्यू भी आप अपने इनकम साइड में शो कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे आपका सरप्लस तो 12,710 ही आया होगा। आई होप ये क्लियर है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। देन अपने को बैलेंस शीट बनाना था। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल फंड चाहिए। अब कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे, पिछले साल का डेटा चाहिए मुझे। पिछले साल में ओपनिंग कैश बैलेंस पता है और बैंक बैलेंस हमें पता था। एंड देन बिलियर्ड्स टेबल लास्ट पॉइंट से निकल गया कि 30,000 की बिलियर्ड्स टेबल थी, उसके रिलेटेड 10,000 का पेमेंट करना बाकी था, तो क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल आ जाएगा एंड द बैलेंसिंग फिगर विल बी योर कैपिटल फंड, क्योंकि और कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन में हमारे पास डेटा नहीं था। एंड यही कैपिटल फंड मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसके अंदर आप सरप्लस ऐड कर दोगे, 50% डोनेशन जो अपने को कैपिटलाइज करना है वो ऐड हो जाएगा। एंड देन नॉर्मल जो जो हमारे ट्रांजेक्शन थे उसको अपन प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 59,940। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली। हाँ इसको मैं थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन बोल सकता हूँ, नॉट टफ नॉट इजी, एवरेज क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग इसको मैनेज कर लिया होगा, क्योंकि देखो 100% पूरा पेपर तो इजी आएगा नहीं, कुछ तो आईसीआई अपना भी डालेगा। तो ये थोड़ा सा 10% ऊपर था, इतना तो हम आराम से मैनेज कर लेते हैं। किसी से पूरा नहीं भी हुआ तो टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा स्टेप मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, एकदम बिंदास, टेंशन मत लेना। चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड सो इजी क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का क्वेश्चन आ गया। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट स्टडी मैट का ही क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर में। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में फिजिकल वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, फिजिकल वैल्यू दिया हुआ है और हमें बुक वैल्यू निकालना है। तो फिजिकल वैल्यू स्टॉक और सीधा जाना है, देयर वाज नथिंग बैकवर्ड, तो जो हमने परचेज किया वो ऐड हो जाएगा और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो माइनस हो जाएगा, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न है वो ऐड हो जाएगा। इफ हमने कोई भी गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेल किया है, अप्रूवल बेसिस पे सेल किया और अभी तक उसका अप्रूवल नहीं मिला है, तो वो स्टॉक भी हम हमारे इन्वेंट्री में काउंट करते हैं। तो क्या हुआ इसके अंदर में, फिजिकल वैल्यू दे रखा है हमारे पास, फिर हमने हमारे कंसाइनर को भेजा था, कंसाइनी को भेजा था, बट अभी तक उससे सेल आउट नहीं हुआ। सेल आउट नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, हमारे स्टॉक में तो काउंट होगा ना, तो गुड्स लाइंग विद कंसाइनी बोल के स्टॉक में काउंट हो जाएगा। फिर हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, लेकिन उसमें से कुछ गुड्स इन ट्रांजिट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमें बुक वैल्यू निकालना है, फिजिकल वैल्यू नहीं निकालना है। तो हम पूरा का पूरा परचेज काउंट करेंगे। देन सेल्स, बस ये पॉइंट बहुत अच्छा था, सेल्स में आपको बाइफिकेशन करना था, सेल्स वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। हर बार आपको ये दो पॉइंट, आपको हमने जब क्लास में क्वेश्चंस किया था तो बोला था हमेशा ये दो क्वेश्चन, ये दो पॉइंट साथ में सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल 1,36,000 का आपका, टोटल 1,36,000 रुपीज का सेल्स है, राइट। अब इसमें से क्या बोला, 32,000 ऑन अप्रूवल है, एंड एक आइटम ऐसा है जो 24,000 का था लेकिन आपने 12,000 में सेल किया। तो यदि आप इसको अलग अलग कर लो तो काम हो जाएगा, एक नॉर्मल सेल हो गया, एक एबनॉर्मल सेल हो गया और एक अप्रूवल सेल हो गया। इसको अलग अलग कर ले तो बहुत इजी हो जाता है उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए। एंड नीचे बोल ही दिया दैट profit is 25% on cost, profit is 25% on cost। तो यानी यदि मेरा 100 रुपए का कॉस्ट है उसमें 25 रुपए का प्रॉफिट है, तो व्हाट विल बी माय प्रॉफिट ऑन सेल्स, 25 डिवाइडेड बाय 125, यानी 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना है, तो नॉर्मल सेल्स जो भी है उसका कॉस्ट निकाल लेंगे, अप्रूवल वाले का कॉस्ट निकल जाएगा। एंड एबनॉर्मल वाला क्या था, हमने लॉस में सेल किया, 24,000 का कॉस्ट 12,000 में सेल किया, तो उसको अलग से काउंट कर लेंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। एंड देन आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना गुड्स आपने अप्रूवल में भेजा था उसका 50% रिटर्न हो गया, तो रिटर्न हो गया वापस मेरे स्टॉक में काउंट हो जाएगा। एंड बाकी 50% अवेटिंग अप्रूवल है, जब अवेटिंग अप्रूवल है तो वो हमारे स्टॉक में काउंट होगा, तो गुड्स लाइंग विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल बोल के हम कॉस्ट वैल्यू हमारे स्टॉक में काउंट कर लेंगे। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, स्टडी मेट का, बहुत बार अपन ने क्लास में इसको कर रखा है। तो स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा 4,46,400। आई होप यहां तक एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इजी सा क्वेश्चन था। देन डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, देखो लास्ट टाइम आईसीआई ने कुछ गड़बड़ किया था इस क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन याद होगा तो ठीक है। तो लास्ट टाइम पेपर में कुछ तो गड़बड़ी किया था उन्होंने, ब्लंडर कर दिया, तो इस बार क्या किया,
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, अपनी मिस्टेक्स को हटा दिया, एकदम बहुत इजी सा क्वेश्चन बना दिया। क्या बोला, एक कंप्यूटर खरीदा है 1 अप्रैल 2020 में 2 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिर अगेन 1 अप्रैल 21 में भी खरीदा, 1 अप्रैल 23 में भी खरीदा। अब क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 23 हम मेथड चेंज कर रहे हैं, वी वोंट चार्ज डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे एंड द लाइफ ऑफ द एसेट विल बी 8 years फॉर ऑल द कंप्यूटर्स। एंड वो कब से होगा, 1 अप्रैल 23। तो जब भी मेथड चेंज होता है, जिस ईयर से चेंज होता है, हमें सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बुक वैल्यू निकालना होता है, जितनी एसेट्स होती है हमारे पास, जैसे हम आज तक करते आए हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बुक वैल्यू निकालेंगे। दो कंप्यूटर था, एक कंप्यूटर हमने 1 अप्रैल 20 में खरीदा और एक कंप्यूटर 1 अप्रैल 21 में खरीदा था। उसको डिमिनिशिंग बैलेंस से हम डेप्रिशिएट करते गए, तो बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी 1 अप्रैल 23 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड कंप्यूटर जो 1,50,000 में खरीदा था, उसका बुक वैल्यू आएगा 96,000। नाउ वी दिस टू कंप्यूटर आर वी हैव ऑन 1 अप्रैल, देन अगेन 1 अप्रैल 23 को आपने और एक कंप्यूटर परचेज किया 1 लाख रुपए का। नाउ यू हैव टोटल दिस वैल्यू। इन तीनों का हम एक साथ डेप्रिशिएट कर देंगे, क्योंकि लाइफ बोल दिया 8 years है फ्रॉम 1 अप्रैल 23। तो डिवाइडेड बाय जब 8 करोगे तो तीनों कंप्यूटर का एक साथ में डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 37,300 एंड देन बैलेंस सीडी आ जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आईसीआई ने कुछ नहीं अपने मिस्टेक को कवर करने की कोशिश करी है जो लास्ट टाइम पेपर में हो गया था। तो आई होप यहाँ पे आपने कोई भी सिली मिस्टेक नहीं किया हो, बिकॉज छोटे मार्क के क्वेश्चन में आईसीआई नॉर्मली स्टेप मार्किंग नहीं देते, यहाँ पे आपका पूरा ही करेक्ट होना पड़ेगा। अगेन इसमें और एक ऑप्शन दे दिया आपको, या तो डेप्रिसिएशन कर लो या फिर आप क्या कर लो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का छोटू सा पार्ट दे दिया। हमने क्लास में कितनी बार, सबसे पहले ही नोट्स में हम टोटल डेटर अकाउंट बनाते हैं, तो बस उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या करना था, टोटल डेटर अकाउंट बनाना था और बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली आपका बैड डेट्स निकल के आ जाता। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, कुछ था भी नहीं। तो आपकी मर्जी थी, कोई आप किसी ने डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन किया होगा या फिर किसी ने क्या किया होगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन किया होगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिर्फ टोटल डेटर अकाउंट बनाना था, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, फिर बोल दिया टोटल सेल्स जिसमें से 80% क्रेडिट सेल्स है, तो 80% क्रेडिट सेल्स है वही मेरा डेटर अकाउंट में आएगा। एंड देन हमें डेटर से पैसा मिला, उसमें से कुछ चेक डिसऑनर हो गए, तो नेट अमाउंट तो हमें डेटर से इतना ही मिला होगा। एंड देन कुछ हमें एक्सेप्टेंस मिली है, तो वो बिल्स रिसीवेबल हो गया। फिर डेटर को हमने क्या 1% ऑफ द सेल्स, 1% ऑफ द सेल्स डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली बैड डेट्स आ जाएगा अकाउंट को मैच करने के लिए। सो 45,200 इज द बैड डेट्स ऑन डेटर। आई होप यहां तक बहुत इजीली आपसे हो गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं आगे का क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन आया था एक 10 मार्क का डिबेंचर से रिलेटेड, बहुत इजी सा क्वेश्चन, हाँ थोड़ा बोल सकते हो लेंदी सा क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको डिबेंचर्स के सारे प्रोविजन ध्यान में रखने थे। क्या क्या प्रोविजन ध्यान में रखना था, एक 10% डीआरआर बनाना है और एक 15% डीआरआरआई बनाना होता है। अब डीआरआरआई में भी एक फंडा था, क्या था कि जब आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है तब आप डीआरआरआई को सेल करो, क्योंकि एवरी ईयर वी नीड टू जस्ट चेक क्या जितना अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू हम रिडम्पशन कर रहे हैं उसका 15% इन्वेस्टेड है या नहीं है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आराम से हो जाता। इंटरेस्ट का पॉइंट था, एवरी ईयर एंड पे इंटरेस्ट ड्यू करना था। फर्स्ट ईयर में आपका पूरा कंप्लीट फेस वैल्यू पे ड्यू होगा, फिर फर्स्ट ईयर के एंड में हम 2 लाख का रिडम्पशन कर देंगे, सेकंड ईयर के एंड में हम लोग 4 लाख पे इंटरेस्ट पे करेंगे, थर्ड ईयर के एंड में अपन 2 लाख पे इंटरेस्ट पे करेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बोल सकते हो, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले अपन ने क्या किया, डिबेंचर इशू किया, 6,000 डिबेंचर्स थे, फेस वैल्यू 100 रुपए का, एट 5% डिस्काउंट, मतलब हमने 95 रुपीज में उसको इशू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन उसके बाद 5% तो डिस्काउंट है और फ्यूचर में 10% प्रीमियम में रिडीम करना है। दैट मीन्स टोटल 15 रुपए का लॉस हो गया। जब डिस्काउंट और लॉस एक साथ होते तब वी ओपन ए जॉइंट अकाउंट, लॉस अकाउंट, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा आपका 15 रुपीज से, एंड जो 10 रुपीज फ्यूचर में एक्स्ट्रा पे करना है वो चला जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, और डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा फेस वैल्यू से। देन इमीडिएटली हम क्या करेंगे, 10% ऑफ द टोटल डिबेंचर इशूड का डीआरआर क्रिएट कर लेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, एंड उसी ईयर के एंड में हमें डिबेंचर को रिडीम भी करना है। कितना रिडीम करना है, 2 लाख रुपए, तो जितना रिडीम करना है उसका 15% हम डीआरआरआई कर देंगे, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ईयर एंड में जाके क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट पे करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ने क्या किया होगा, पहले इंटरेस्ट ड्यू एंट्री पास किया होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर एंड देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आप ड्यू एंट्री करके भी पे कर सकते हो एंड डायरेक्टली पेमेंट का एंट्री भी कर सकते थे, बिकॉज ईयर एंड में ये काम हो रहा है।
तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, देन डिबेंचर्स को ड्यू करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, एंड देन डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे। डीआरआर जितना बनाया था, अब जितना रिडम्पशन हो चुका है उसका 10% विल बी अगेन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो डीआरआर कम करके जनरल रिजर्व में पैसा चला जाएगा, एंड जितने भी नॉमिनल नेचर अकाउंट हमने ओपन किए थे वो पूरे के पूरे राइट ऑफ कर देना, जैसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो ईयर एंड में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ हो जाएगा। देन अगेन सेकंड ईयर का एंट्री भी मांगा, सेकंड ईयर क्या होगा, ईयर एंड में इंटरेस्ट पे करेंगे। नाउ इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन 4 लाख फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, वाई, बिकॉज 2 लाख का तो पिछले साल हमने रिडम्पशन कर दिया था, तो 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, देन अगेन 2 लाख का रिडम्पशन ड्यू हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर को अपन पे कर देंगे। अगेन जितना फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन हो चुका है उसका 10% डीआरआर में था, वो डीआरआर का अमाउंट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, एंड इंटरेस्ट का अकाउंट अपन क्लोज कर देंगे थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। एंड द लास्ट ईयर अगेन फिर से अब 2 लाख का डिवेंचर बचा है हमारे बुक्स में, उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे, रिडम्पशन ड्यू होगा, एंड नाउ अब रिडम्पशन जो ये लास्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट ड्यू कर रहे हैं, तब हम पेमेंट करने से पहले जो हमने डीआरआरआई बना रखा था उसको भी क्या करेंगे, रियलाइज कर लेंगे, यानी उसको भी बेच के पैसा लेके आ जाएंगे सबसे पहले, एंड देन फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, एंड जितना भी पैसा डीआरआर में बचा है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, और इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग पीएनएल से क्लोज कर देंगे। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था नहीं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछा नहीं, मिक्सअप करके पूछा नहीं, बहुत सीधा सीधा था। यहाँ पे आपसे सारी प्रोविजनिंग पूछ ली, बस आपको दिमाग में रखना था 10% डीआरआर बनाना होता है, 15% डीआरआरआई बनाना होता है। ईयर एंड में जब रिडम्पशन हो जाता है तो जितना फेस वैल्यू रिडम्पशन हो चुका है उसका 10% अपने को क्या करना है, वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना था। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5C, 10 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है द लॉटरी क्वेश्चन, कंपनी अकाउंट्स आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, कुछ पूछा ही नहीं आईसीआई ने, बस एक एम्बिग्विटी है यहाँ पे बच्चों के दिमाग के अंदर में, क्योंकि बच्चों ने नॉर्मली क्वेश्चन क्या कर रखा होता है कि जब भी क्वेश्चन कैश बुक पूछता है, तो बैंक रिलेटेड जितना भी एंट्रीज होता है अपन जर्नल में नहीं करते, कैश बुक में करते हैं। बट यहाँ पे एग्जाम पेपर सेटर ने क्या खेला, उसने बैंक अकाउंट पूछा है आपसे, कैश बुक नहीं पूछा है। इसका मतलब हमें बैंक रिलेटेड जर्नल एंट्री भी करना था एंड देन उसका पोस्टिंग करना था। हाँ, अब ये एम्बिग्विटी है, कुछ बच्चे सोचे होंगे कि भैया नॉर्मली तो अपन ऐसे ही करते हैं, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बैंक में रिकॉर्ड करते हैं, फिर जर्नल में बाकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। अब ये आईसीआई के ऊपर, मेरे अकॉर्डिंग जब आपसे कैश बुक वर्ड नहीं बोला, बैंक अकाउंट बोला है, जब बैंक अकाउंट बोला है दैट मींस बैंक रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शंस आपका जर्नल में होना चाहिए था। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। 6 लाख इक्विटी शेयर आपने इशू किए हैं, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, ऑफर प्राइस आपका 12 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट में 5 रुपए, यानी 3+2, 3 रुपीज फॉर द फेस वैल्यू एंड 2 रुपीज फॉर द प्रीमियम, एंड देन फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपए। अपने पास एप्लीकेशन कितना आया, 8 लाख एप्लीकेशन आया एंड हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया, तो बेसिकली एप्लीकेशन 8 लाख का आया है, लेकिन हम लोग शेयर्स कितना अलॉट करेंगे, 6 लाख शेयर्स। तो जो 2 लाख शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है वो कहां एडजस्ट हो जाएगा, सिंस इट इज प्रो राटा, तो हम उसको कहां एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। आगे बोला है हरीश एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 1600 शेयर्स अलॉट किए थे, फेल टू पे द बोथ कॉल्स इन हिज शेयर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, प्रीमियम का एरियर ही नहीं है, बिकॉज प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, और शेयर होल्डर ने एरियर कहां किया है, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल में एरियर किया, और वहां पे मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी जा भी नहीं रहा था, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था, यहाँ पे तो वर्किंग नोट की भी जरूरत नहीं पड़ी है, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था आपका वन